नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो साथियों, हम हिंदी में वर्णमाला, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वर्णमाला था, और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग। उपसर्ग होगा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग में काफी लोग जो हैं नहीं पहचान पाते कि उपसर्ग आगे क्या लगा हुआ है। तो आज जब हम आपको उपसर्ग पढ़ाएंगे तो आपको आज जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम उपसर्ग के बारे में, किसके बारे में जानते हैं? आज उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग उपसर्ग आपकी जो परीक्षा में उपसर्ग पूछे जाएंगे उनकी पहचान कैसे की जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए, चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग आखिर होते क्या, कौन से उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग कहते किसे हैं। किसे कहते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के पहले आते हैं। जैसे कोई शब्द है तो उस शब्द के पहले आके लग जाएगा और शब्द को परिवर्तित कर देगा। मतलब किसी चीज में लग जाएगा तो उसको अच्छा बना देगा, अच्छा शब्द बना देगा, उसको बुरा शब्द बना देगा। इसी तरह का इसका काम है, उपसर्ग का काम है अच्छे को बुरा करना, बुरे को अच्छा करना, या अच्छे को अच्छा करना या बुरे को बुरा करना। इसका यही काम है। ये आगे लगता है, ये शब्दों के आगे ही लगता है। इसीलिए आपको एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या लगेगा, या फिर उपसर्ग लगा के बता दिया जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो चलिए हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में बात करें तो उपसर्ग जो है आपके कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं, और कुछ अरबी, फारसी, उर्दू के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं। ये सब उपसर्ग होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के बारे में, कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि शब्दों के पहले लगकर, परिभाषा लिख सकते हैं आप, शब्दों के पहले, शब्दों के पहले लगकर अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अर्थ परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ परिवर्तित करते हैं। अर्थ परिवर्तित करते हैं। यानी उपसर्ग की परिभाषा है शब्दों के पहले लगकर, इस शब्दों के पहले आते हैं, लग जाते हैं, और अर्थ को क्या करते हैं? अर्थ को ये परिवर्तित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के बारे में। तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई। शब्दों के पहले लगकर जो अर्थ परिवर्तित करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए आइए हम थोड़ा से इसको मिटा दे रहे हैं और हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, भाषा के उपसर्ग। हेडिंग कर लीजिएगा आप, ये आपकी हेडिंग है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे उर्दू, फारसी, अरबी के बारे में। जितने भी हम सबके बारे में आज चर्चा कर लेंगे। ये काफी छोटा चैप्टर है और उपसर्ग पहचानना काफी आसान है। तो आज से आपको जितनी भी समस्याएं होंगी उपसर्ग में, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग के बारे में बात करते हैं हम, कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। एक तरफ आपको हेडिंग डालना है उपसर्ग, उपसर्ग। चलिए इसमें भी डालना है आपको एक तरफ उपसर्ग, एक तरफ डालना है आपको अर्थ, एक तरफ डालना है निर्मित शब्द। निर्मित शब्द क्या डालना है? निर्मित शब्द। आपको 3 हेडिंग डालनी है। एक तरफ आपको लिखना है उपसर्ग लिखना है, दूसरी तरफ बीच में लिखना है आपको अर्थ, और इससे कौन कौन से निर्मित शब्द बनते हैं
हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर एक उपसर्ग लेते हैं, जैसे कहा जाए कोई उपसर्ग है वॉइस। वॉइस, वॉइस क्या है? उपसर्ग है। और किसका है ये? अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। वॉइस का मतलब क्या होता है आप बताइएगा? वॉइस का अर्थ क्या होता है? तो वॉइस का अर्थ होता है सहायक। क्या होता है? वॉइस का अर्थ होता है सहायक। वॉइस का अर्थ होता है सहायक। वॉइस का अर्थ होता है सहायक। इससे जो निर्मित शब्द बनते हैं वो कौन से होते हैं? चलिए जैसे बात करते हैं हम आपसे, कहा जाए कि कैप्टन। जैसे आपसे कहा जाए कैप्टन, क्या कहा गया? कैप्टन। ठीक, तो ये कैप्टन है। कैप्टन मतलब होता है मुख जो होता है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है वाइस कैप्टन। इससे क्या मतलब एक सहायक अर्थ लगा दिया गया है वाइस। कैप्टन जो शब्द था उसमें पहले तो कैप्टन था, अब उसको कैप्टन को क्या कर दिया गया? उपसर्ग लग गया इसमें वाइस, ये हो गया वाइस कैप्टन। यानी कैप्टन से डिमोशन हो गया, ये वाइस कैप्टन हो गया। ठीक। और जैसे हैं आपके चांसलर, जैसे कहा जाए आपको चांसलर। चांसलर, तो ये चांसलर तो है भाई, मुख्य है चांसलर, लेकिन अगर यहीं पर अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग लगा दिया जाए वाइस, तो क्या हो जाएगा? वाइस चांसलर। वाइस, वाइस चांसलर क्या हो गया? वाइस चांसलर। तो मतलब पहले आप देखिए, पहले कैप्टन था, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग लग गया वाइस, तो यानी वाइस कैप्टन हो गया। तो यहाँ पे जो वाइस लगा है यही आपका उपसर्ग है, यानी शब्दों के पहले लगने वाले जो उपसर्ग होते हैं उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द पहले था आपका कैप्टन, इसमें वाइस लगा दिया गया, यानी सहायक एक अर्थ लगा दिया गया है, जो सहायक अर्थ है वाइस, तो ये हो गया वाइस कैप्टन। ये हो गया। ठीक है। इसी तरह के जो भी जैसे होंगे, जैसे प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल विद्यालय का मुख्य होता है। प्रिंसिपल जो होता है विद्यालय का मुख्य होता है। जैसे कहा जाए प्रिंसिपल, 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 आपसे कहा गया प्रिंसिपल, आप विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, लेकिन यहां पर उपसर्ग जोड़ दिया गया है वाइस। क्या जोड़ दिया गया है? वाइस। यानी अब प्रिंसिपल क्या हो गया है? ये वाइस प्रिंसिपल हो गया। तो उपसर्ग का काम है किसी का काम बनाना, किसी का काम बिगाड़ना, या किसी का काम अच्छा और कर दे और ज्यादा बना देना, या किसी का काम और ज्यादा बिगाड़ देना। तो उपसर्ग का मतलब यही है, ये आता है और अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग आएगा शब्द के पहले और ये अर्थ को परिवर्तित कर देगा, इसका यही काम है उपसर्ग का। ठीक है। तो चलिए ये हो गया। एक और लेते हैं उपसर्ग। इसके बाद जैसे कहा जाए सब, क्या कहा जाए? सब। शब्द का अर्थ होता है सहायक, इसका भी होता है सहायक। अब इससे कौन कौन से निर्मित शब्द बन सकते हैं आप बताइएगा? इससे कौन कौन से निर्मित शब्द बन सकते हैं? काफी पसीना चल रहा क्योंकि फैन चल नहीं रहा, और फैन चला देंगे तो आपको आवाज नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए चलिए गर्मी में ही पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे कहा जाए उपसर्ग सब है। सब क्या है? सब एक उपसर्ग है। ठीक, इसका अर्थ है सहायक। ठीक, इससे बनने वाले जो निर्मित शब्द है कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपसे कहा जाए इंस्पेक्टर, कहा जाए इंस्पेक्टर, ये आप इंस्पेक्टर हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अगर इसमें एक सहायक लगा दिया जाए और कह दिया जाए नहीं आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में अंतर हो गया। पहले आप इंस्पेक्टर थे, अब आप सब इंस्पेक्टर हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सब जो लग गया है ये उपसर्ग है, यानी इंस्पेक्टर के पहले आके सब लग गया है, यानी उपसर्ग लग गया है, तो ये क्या हो गया? सब इंस्पेक्टर हो गया है। जैसे कहा जाए रजिस्ट्रार, 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 तो अगर इसमें सब लगा दिया जाएगा तो सब रजिस्ट्रार हो जाएगा। रजिस्ट्रार जो लेखा जोखा का काम करता है। कौन? जो लेखा जोखा का
काम करता है, उसे कहते हैं सब रजिस्ट्रार। ठीक, इसके बाद ये हो गया, और हम लेते हैं, आगे चलते हैं इसके बारे में। आपका वाइस हो गया, वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, सब का है, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, इसी तरह के और जितने भी शब्द होंगे उसमें सब लग के आएगा, सहायक अर्थ लग जाएगा, तो वो उपसर्ग बदल लीजिएगा सब कुछ। ठीक, उपसर्ग का काम है, याद रखिए, बस उपसर्ग का काम यही है कि किसी भी अर्थ को किसी भी शब्द को अर्थ परिवर्तित करना, किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित करना। ठीक है, इसके बाद जैसे कहा जाए आपसे हाफ, उपसर्ग है, आपने ये मिटा दिए हैं, उपसर्ग, अर्थ और निर्मित शब्द, निर्मित शब्द, उपसर्ग, अर्थ और, जैसे आपसे कहा जाए हाफ, तो हाफ आपसे कहा गया हाफ, तो हाफ क्या है? हाफ एक उपसर्ग है, हाफ क्या है? उपसर्ग है, और हाफ का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। क्या होता है? आधा। कहते नहीं आप हाफ देना हमको, यानी आधा देना। क्या हो गया ये? आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। हाफ मतलब आधा हो गया। ठीक, और इससे जो निर्मित शब्द होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे हाफ में निर्मित शब्द कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपसे कहा जाए माइंड, ये एक शब्द है। माइंड एक शब्द है। जैसे आपसे कहा गया माइंड, तो माइंड एक शब्द है, इसमें अगर उपसर्ग लगा दिया जाए, कौन सा? आधा उपसर्ग लगा दिया जाए, यानी कि हाफ लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये हाफ माइंड कर देगा। पहले माइंड तो था, लेकिन उपसर्ग लग गया तो ये हो गया हाफ माइंड हो गया। ठीक है, जैसे और दूसरा है हाफ माइंड के बाद, जैसे कहा जाए, कहते ना कि होटल में जाते हैं तो कहते हैं प्लेट मतलब एक प्लेट। ठीक, कोई भी चीज एक प्लेट, तो अगर उसको कह दिया जाए हाफ, तो क्या हो गया? हाफ प्लेट। प्लेट के आगे, प्लेट एक शब्द है और प्लेट के आगे आकर उपसर्ग लग गया है हाफ, तो क्या हो गया? हाफ प्लेट हो गया। तो यही उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग काफी आसान होते हैं। कोई भी शब्द होगा उसके आगे आ गया है, यानी वो शब्द कुछ पहले कुछ दूसरा था, अब वो कुछ दूसरा हो गया है, तो आप समझ जाइए कि इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, या फिर आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा, जैसे प्लेट दे देगा कि प्लेट में उपसर्ग क्या लगेगा, तो प्लेट में उपसर्ग क्या लगेगा आपका? हाफ। क्या लगेगा? हाफ। हालांकि ये पूरा देख के ही पूछता है कि इसमें उपसर्ग क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा कि इसमें उपसर्ग क्या है। ठीक है, इसके बाद जैसे कहा गया चीफ का अर्थ होता है मुख्य। कहते ना चीफ गेस्ट आए हैं, तो चीफ जो होता है, चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। इससे निर्मित शब्द जो होते हैं, चीफ से जो निर्मित शब्द होते हैं, जैसे कहा जाए मिनिस्टर कहा गया है कि मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, लेकिन वहां पर उसके आगे उपसर्ग लगा दिया गया है, चीफ लगा दिया गया, यानी चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। कौन से? चीफ मिनिस्टर। यानी मिनिस्टर पहले शब्द क्या था? मिनिस्टर था, और अब क्या हो गया है? चीफ मिनिस्टर हो गया है। उसी तरह जैसे कहा जाए कि डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के आगे चीफ लग गया, यानी चीफ डायरेक्टर हो गया। इसी तरह इसका मतलब है कि अर्थों को, शब्द के अर्थों को परिवर्तित करना, इसका काम है शब्द के अर्थों को परिवर्तित करना। तो चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये अंग्रेजी भाषा के कुछ थे। इसमें एक और है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक होता है इसमें अंग्रेजी का डिप्टी। ठीक, क्या है? डिप्टी का मतलब होता है सहायक। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहायक। जैसे आपसे कहा जाए कलेक्टर,
तो कलेक्टर जो होता है वो तो मुख्य होता है, जो कलेक्टर होता है आपका वो तो मुख्य होता है, लेकिन अगर उसमें उपसर्ग लगा दिया जाए डिप्टी, तो क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। यानी प्रमोशन से डिमोशन, पहले प्रमोट था, डिमोशन हो गया। जैसे कहा जाए कलेक्टर, भाई कोई कलेक्टर था, अब उसको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए, ठीक, तो डिप्टी क्या हो गया, उपसर्ग लग गया, कलेक्टर में उपसर्ग लग गया है, तो कलेक्टर के जो कलेक्टर एक शब्द था उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया गया है, यानी उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ जो है परिवर्तित हो गया। तो चलिए ये हो गए आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं, कौन होते हैं अंग्रेजी भाषा के, बस इतने ही आपको याद रखने हैं। यहीं से जब भी पूछा जाएगा तो अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग यहीं से आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के बाद बात करते हैं आपसे हम अरबी, फारसी, उर्दू। इसके अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी और उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के उपसर्ग। हम बात करेंगे जो अरबी के, फारसी के और उर्दू भाषा के उपसर्ग होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम इनके बारे में बात कर लिए। यहाँ से आपके काफी सारे प्रश्न होते हैं, यहाँ से ज्यादा होता है कि पूछा जाता है, यहाँ से ज्यादा उपसर्ग आपसे पूछा जाता है। तो वही यहाँ पर करना है आपको, उपसर्ग हेडिंग डालनी है, उपसर्ग, इसका अर्थ लिखना है, उपसर्ग और इसका अर्थ, और जो निर्मित शब्द इससे बनने वाले होते हैं, निर्मित शब्द। उपसर्ग कुछ खास नहीं है, इस उपसर्ग काफी आसान है, बस आप शब्द पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या इसमें कोई उपसर्ग लगाया गया है। जैसे कलेक्टर था तो कलेक्टर में डिप्टी लगा दिया गया, तो इसका मतलब डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया इसको, इसका मतलब है इसमें डिप्टी जो है उपसर्ग लगाया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के शब्द। इसमें जैसे पहला लिया जाए, आपसे कहा जाए खुश, एक उपसर्ग है खुश, तो खुश का अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है, खुश का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी कह सकते हैं आप, अच्छा या अच्छी, खुश का अर्थ होता है अच्छा या अच्छी। जो खुश से निर्मित शब्द होते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, उपसर्ग तो हो गया आपका खुश, इसका अर्थ है अच्छा या अच्छी, जो इसका निर्मित शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। जैसे आपसे कहा जाए नसीब, नसीब, ये आपका नसीब है, ठीक। जैसे कहा जाए नसीब, नसीब ये वाला नहीं बनेगा सर, ये वाला बनेगा, ठीक। जैसे कहा गया नसीब, जैसे आपसे कहा गया नसीब, तो नसीब में उपसर्ग लगा दिया जाएगा, अगर खुश लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, खुश नसीब हो जाएगा। इसमें हम खुश लगा दिए हैं उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, खुश नसीब हो गया। यानी पहले शब्द क्या था, नसीब था, उसमें उपसर्ग लग गया तो अर्थ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, अर्थ बदल गया है, ठीक। तो अब ये चीज याद रखिएगा, उपसर्ग का काम है अर्थ को परिवर्तित करना। जब भी लगेगा उपसर्ग मिलेगा आपको, शब्द के आगे ही लगेगा, कोई भी शब्द हो उसके आगे ही उपसर्ग लगेगा, बस खत्म। उपसर्ग में कुछ नहीं है। इसके बाद जैसे कि हाँ ये है कि किस भाषा को उपसर्ग पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, वैसे भी शब्द पढ़ के आप बता सकते हैं कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ। अब जैसे इनको दोनों को अलग कर दीजिए, नसीब है, नसीब को आप अलग कर दीजिए, खुश को आप अलग कर दीजिए। पहले नसीब था, अब खुश नसीब है, काफी खुश है, मतलब खुशी है, संपन्न है वो, ठीक। जैसे कहा जाए आपसे कहा जाए बू, बू एक शब्द है, लेकिन अगर इसमें खुश लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशबू। क्या हो गया, पहले बू था, बू एक शब्द था, इसमें उपसर्ग आ गया तो इसने उपसर्ग ने क्या कर दिया, इसको खुशबू बना दिया। क्या बना दिया, खुशबू बना दिया। इसको क्या बना दिया, खुशबू बना दिया जाए।
जैसे कहा जाए नसीब, एक और ले लीजिए, नसीब नहीं, नसीब तो हो गया आपका। इसके बाद जैसे कहा जाए मिजाज, मिजाज क्या है, मिजाज, कहें क्या मिजाज है आपके। तो अगर इसमें उपसर्ग लगा दिया जाए खुश, तो क्या हो जाए, खुश मिजाज। कहें भाई साहब आप बड़े खुश मिजाज किस्म के आदमी हैं, यानी मस्ती मौला वाले आदमी हैं, हंसी मजाक वाले आदमी। तो खुश का अर्थ होता है अच्छा, और इसका जो निर्मित शब्द होगा जैसे कि नसीब है, तो खुश नसीब, नसीब के आगे खुश लग गया यानी उपसर्ग लग गया तो हो गया खुश नसीब। ठीक इसी तरह और हैं कई सारे, हम आपको सिर्फ 2 ही 3 बताएंगे, 2 3 4 बता देंगे। इसके बाद आप एक किताब जो भी आपके पास है, आप किताब उठा के उसमें देखिए कि इसमें शब्दों के पहले क्या क्या उपसर्ग लगे हैं, उसकी पहचान आपको करना है। हाँ, एक और इसके बाद जो संस्कृत का है वो मैं आपको बता दूंगा, वो थोड़ा से कठिन होता है, उसको उसमें उपसर्ग निकालना, और उसी से ज्यादातर वहां से भी पूछे जाते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपसे कहा जाए एक उपसर्ग है सर, सर, सर का मतलब क्या होता है, सर का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, सर का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है। जैसे आपसे कहा जाए पंच, आपसे कहा जाए पंच, और पंच में अगर लगा दिया जाए सर तो क्या हो जाएगा, सरपंच। जैसे सरपंच, सरपंच में उपसर्ग क्या है, सर है, सरपंच में उपसर्ग क्या है, सर है। अगर आपसे कहा जाए कार, तो कार एक शब्द है, इसमें लगा दिया गया सर, तो क्या हो गया, सरकार हो गया, क्या हो गया, सरकार हो गया। तो ये हो गए आपके कुछ, एक आधे और हम आपको बता देते हैं। जैसे कहा जाए आपसे गैर, एक उपसर्ग है गैर, क्या है, गैर। गैर का जो है अर्थ होता है वो होता है रहित या भिन्न, कहने इसके रहित या इसके भिन्न, यानी रहित या भिन्न, रहित या भिन्न, इसका अर्थ होता है रहित या भिन्न। जैसे आपसे कहा जाए कि जिम्मेदार, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपसे कहा जाए कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन अगर इसमें उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये गैर जिम्मेदार। जैसे आपसे कहा गया जिम्मेदार, जिम्मेदार, और इसमें गैर लगा दिया गया, तो अब आप क्या हो गए, पहले तो आप जिम्मेदार थे, अब इसमें उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, ये हो गया गैर जिम्मेदार। तो अर्थ शब्द को, शब्द पहले क्या था, जिम्मेदार था, अब उसमें गैर लगा दिया तो आप गैर जिम्मेदार हो गए, तो अर्थ को परिवर्तित किया ना। तो जो अर्थ को परिवर्तित करते हैं वही उपसर्ग होते हैं, ये हो गया। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं दूसरे उपसर्गों के बारे में। जैसे कि आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के, और चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग, किसके, हिंदी के। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं हिंदी के, हालांकि हिंदी से ज्यादा जो है संस्कृत के उपसर्ग आपसे पूछे जाते हैं, किसके, संस्कृत के। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा के, हिंदी चलिए हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बात करेंगे, संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्कृत भाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। जैसे आपसे कहा जाए, एक उपसर्ग है आपका आ, एक उपसर्ग है आपका आ, ये आ, और इसका अर्थ होता है आ माने होता है नहीं, आ माने होता है नहीं। तो इससे निर्मित शब्द कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए नाथ, आप नाथ हैं, लेकिन उपसर्ग ने कहा नहीं नहीं आप अनाथ हैं, उपसर्ग आ गया आपके शब्दों के पहले लग गया,
आ लग गया आगे, यानी उपसर्ग आके लग गया, उसने कर दिया है अनाथ, अनाथ कर दिया। जैसे आपसे कहा जाए आपके पास ज्ञान है, ज्ञान, तो उपसर्ग आया और उसने कहा नहीं नहीं आप अज्ञान है, आ लग गया, तो आ लगने से बाद क्या हो गया, अज्ञान हो गया। इसके बाद जैसे कहा जाए जान, आप में जान है, आप में जान है, उपसर्ग ने कहा नहीं आप बिना जान के हैं, अजान, यानी आ माने नहीं, नहीं है जिसमें जान, अजान। ठीक, तो ये हो गए आपके हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा के और ले लेते हैं कुछ, जैसे कहा जाए कु, कु, कु माने होता है बुरा होता है, कु माने क्या होता है, बुरा होता है, कु माने होता है बुरा, कहते नहीं आप। जैसे आपसे कहा जाए रूप, रूप जो है एक शब्द है रूप, क्या है, रूप, लेकिन उपसर्ग आ गया इसमें लग गया, तो ये क्या हो गया, कुरूप हो गया। पहले जो रूप था अब वो सुंदर नहीं है, यानी कुरूप हो गया, गंदा हो गया है। ठीक, इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए कि मार्ग, एक मार्ग है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग लगा दिया गया, तो ये हो गया कुमार्ग, क्या हो गया, कुमार्ग, यानी ये आपके हिंदी के उपसर्ग हो गए। तो हिंदी के उपसर्ग भी आपको अपने किताब से ही पढ़ने हैं, ज्यादा ना बताकर हम एक छोटा सा वीडियो ही रखना चाहते हैं, ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में काफी समय लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपलोड करते हैं 2 GB 3 GB का अपलोड होता है, ठीक है, 360 करना पड़ता है, और अपलोड करते करते कभी कभी फेल हो जाता है, तो फिर से हमारा जो डाटा है, ज्यादा डाटा हमारे पास होता ही नहीं, आप हमारे पास ज्यादा डाटा होता ही नहीं। हम भी आप एक तरह मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं, जो भी डाटा हमारे, आप जैसे 1.5 GB 3 GB पाते हैं, वैसे हम भी 3 GB का डाटा करवा लेते हैं, तो अपलोड होने के बाद पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो हो और सारे टॉपिक उसमें कवर कर लिए जाए, बाद में आप अपनी किताबों से उसको हल करिए और देखिए उपसर्ग क्या हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। पहचान लेंगे, बेशक आप पहचान लेंगे, आज के बाद आप उपसर्ग पहचान लेंगे, कोई भी शब्द हो आप उपसर्ग उसमें ढूंढ लेंगे, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के आगे ही लगा होता है, ढूंढना जरूरत नहीं होती है कि कहीं पीछे लगा हो। उपसर्ग किसी शब्द के पीछे तो लगा नहीं होता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के आगे ही लगा होता है। इसलिए या 3 शब्द का होता है, 1 शब्द का होता है, 2 शब्द, 1 अक्षर का होता है, 2 अक्षर का या 3 अक्षर का ही उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग पहचानना काफी आसान है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, इसके बाद जो आपका बचता है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं इस पे सारे आपको बताऊंगा। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, किसके, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ठीक, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, ये उपसर्ग जो है आपके जब प्रश्न उत्तर होंगे तो उसमें उपसर्ग का एक अलग से वीडियो होगा, जिसमें केवल प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न उत्तर, हम आपसे उपसर्ग के देंगे और आपको बताना है उसमें उपसर्ग कौन सा है। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के, किसके, संस्कृत, संस्कृत भाषा के, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो उपसर्ग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, टेट वालों के लिए और जीडी के लिए भी, और जो भी अन्य परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में। कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो होते हैं, थोड़ा से ये जो है निकालने में इसमें ये कठिन पड़ता है, थोड़ा से कठिन पड़ता है, कठिन हालांकि है नहीं, ये भी शब्दों के ही आगे आएगा, कहीं अंत बीच में ये पीछे नहीं आएगा, ये भी शब्दों के ही आगे आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में, कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो है कौन होते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा, पहला उपसर्ग है आपका अति। क्या है आपका, अति, पहला उपसर्ग है आपका अति। अति का अर्थ होता है अधिक, क्या होता है, अधिक होता है। अति का अर्थ होता है अधिक, अति का होता है अधिक,
तो इससे जो निर्मित शब्द होते हैं हमको ये देखना है कि अति जो है किन शब्दों में होता है। इसमें देखिएगा, इसमें जैसे आपसे कहा जाए कि रिक्त, जैसे आपसे कहा गया रिक्त, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? रिक्त में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग तो अति है तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा सय, जैसे आपसे कहा गया सय, सय, तो सय में क्या उपसर्ग लगेगा? अतिशय, यानी अति उपसर्ग है तो यानी अतिशय। अति जो है ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं। अति जो है संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिए। जैसे रिक्त में अतिरिक्त है तो आपसे पूछा गया अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है, तो अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है? अति है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद जैसे अगला है, जैसे कहा जाए अत्याचार। अत्याचार, देखिए हाँ यहाँ पे अत्याचार, अत्याचार, आपसे अत्याचार में पूछ लिया कि उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पे अति तो लिखा नहीं कहीं, यहाँ पे अति तो लिखा नहीं कहीं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अति धन आचार। अति धन आचार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार। यानी आप देखना कि जब भी ऐसे शब्द हो और कहीं पर आधा शब्द का प्रयोग हो, आगे तो पूरा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके बाद आधा शब्द का प्रयोग हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर अति का प्रयोग हुआ है। अत्याचार में अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार यानी अत्याचार। तो अत्याचार में उपसर्ग पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे आप? कि अत्याचार में अति उपसर्ग है। ठीक है, अत्याचार में अति उपसर्ग है। जैसे इसके बाद आपसे कहा जाए कि हाँ अत्याचार होगा। ठीक है, तो अत्याचार में आपको याद रखना है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा? अति होगा। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग है इसमें ऐसे शब्द पाए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां भी पूछा जाएगा। इसके बाद जैसे अगला है अभी। अगला है अभी, कौन सा है? अभी। अभी का अर्थ क्या होता है? अभी का अर्थ होता है सामने। अभी का अर्थ होता है सामने। क्या होता है? सामने। अभी का अर्थ होता है आपका सामने। अर्थ का अर्थ होता है सामने। जैसे कहा जाए कि वादन, जैसे आपसे कहा जाए वादन, तो उसमें उपसर्ग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभिवादन। क्या हो जाएगा? अभिवादन। अगर आपसे पूछ ले अभिवादन में उपसर्ग क्या है, तो आपको सीधी सीधे से पहचान लेना है कि अभिवादन में अभी उपसर्ग है, यानी इसके पहले लगना है, शब्दों के पहले लगना है तो शब्द वादन है, और वादन के पहले जो उपसर्ग लगा है वो अभी है। इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए साप। साप, तो इसमें उपसर्ग लग जाएगा अभी, तो क्या हो जाएगा? अभिशाप। कहते ना अभिशाप, तो ये हो गया अभिशाप। अभिशाप में भी आपसे पूछ लिया जाए उपसर्ग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें भी अभी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद जैसे कि आपका कहा जाए अभ्युदय। यहां पर देखिए गौर से, अभ्युदय, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जिस तरह अत्याचार में अति धन आचार हुआ था, यानी यहाँ पर अत्याचार में अति उपसर्ग आएगा, उसी तरह अभ्युदय में अभि जो है आपका उपसर्ग आएगा। कौन सा आएगा? यानी आधा अक्षर है, इसका मतलब है पूरा, यानी कि इसको हम अभी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभी। आपको इधर के उपसर्ग सिर्फ एक नजर पड़ना है, उसके बाद कोई भी निर्प शब्द हो आपसे, आप उसमें बता ले जाओगे कि ये उपसर्ग है। ठीक है, तो अभ्युदय में क्या है उपसर्ग? अभी। क्या है? अभी। अभ्युदय में क्या है? अभी। जैसे एक और कहा जाए आपसे अभ्यागत। अभ्यागत, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी धन आगत। अभिधन आगत,
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि समझना तो आसान है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए दो भागों में। जब अलग कर लोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो ये हो गए आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। आपसे अंग्रेजी भाषा के, उर्दू, अरबी, फारसी और आपका हिंदी का बचा हुआ है। हिंदी के बाद आपका संस्कृत, संस्कृत से ही सबसे ज्यादा पूछता है। और ये वाले शब्द पूछते हैं आपसे, जो आधे वाले शब्द होते हैं ना संस्कृत के, उन्हीं से पूछता है आपसे, क्योंकि इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इसमें अब अभ्यागत दिया गया है तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया। तो जिसको पता है, ज्यादातर पेपर में अभी तक जितना भी देखा गया है, जैसे अत्याचार आ गया है, अभ्युदय आ गया है, अभ्यागत आ गया है, तो ऐसे ही शब्दों को देता है और उसमें पूछ रहता है कि इसमें जो है उपसर्ग कौन से, क्योंकि उपसर्ग काफी आसान होता है, इसलिए उपसर्ग ज्यादा पेपर में पूछा भी नहीं जा रहा है ना। तो ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जैसे कि आपसे कहा जाएगा अधि, एक उपसर्ग है आपका अधि। कौन सा है? अधि। एक उपसर्ग है आपका अधि। और उपसर्ग जो है हाफ वाले, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, संस्कृत वाला ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक उपसर्ग है आपका अभि। क्या है? अभि। अभि का अर्थ क्या होगा आपका? अभि का अर्थ क्या होगा? अभि नहीं, अभि का तो हो गया ना, अभि का हो गया, अधि का पूछ। अधि आपको बताना है। अधि, अधि माने होता है अधिक, यानी श्रेष्ठ। अधिक का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अधि माने होता है अधिक, यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। इससे आपसे अधि के बारे में पूछा गया है। जैसे कहा जाए आपसे अध्यादेश। क्या कहा गया? जो राष्ट्रपति के लिए लाते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश, तो अध्यादेश में आपसे पूछ ले। देखिए ऐसे ही शब्द आपसे देगा, आपको एग्जाम में देगा और आपसे पूछेगा जो हाफ वाले होते हैं, जिनमें आधे शब्द लग के आते हैं ना, वही शब्द देता है पेपर में। ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा गया है अध्यादेश, तो अध्यादेश। अब आपको देखना है कि यहाँ पे धा है कि माँ है कि भा है, क्या है। तो आप देखें कि यहाँ पे धा है, इसका मतलब यहाँ पे अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। अधि हो जाएगा। कौन सा? ये वाला हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश हो गया आपका। अध्यादेश के बाद जैसे आपसे कहा जाए अध्ययन, ये सब पूछे गए हैं। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन में भी धा आया, यानी इसमें भी उपसर्ग अधि है। ये जो पूछे गए हैं और इन्हीं से बार बार रिपीट करके पूछता है। तो आप विशेष करके, कोई भले ही ना पढ़े, आप अंग्रेजी वाला भले ही ना पढ़े, और लेकिन आपको संस्कृत वाला जरूर याद रखना है। संस्कृत वाले जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे आपसे कहा जाए अध्यापक। अध्यापक आपसे पूछा गया, अध्यापक। कौन सा? अध्यापक पूछा गया आपसे। तो अध्यापक में भी उपसर्ग क्या होगा? अधि हो गया। अध्यापक में भी आपका उपसर्ग अधि हो गया। ठीक, इस तरह का हो गया। जैसे और है, जैसे आपसे कहा जाए प्रति। प्रति वाले तो आप जानते हैं, प्रति उपसर्ग। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है? प्रति है। प्रतिदिन में आपका उपसर्ग क्या है? प्रतिदिन हो गया, प्रतिशत हो गया। प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। प्रति वर्ष हो गया आपका, प्रति वर्ष यानी वर्ष वर्ष। प्रति वर्ष यानी वर्ष वर्ष। तो इसमें भी आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे जब भी पूछा जाएगा आपसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष या प्रतिशत, ऐसे जब भी पूछा जाएगा उसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। इसके बाद जैसे है आपसे, और जैसे परा। एक उपसर्ग है आपका परा। एक उपसर्ग है आपका परा। परा मतलब होता है कोई पीछे परा या उल्टा परा। पीछे यानी उल्टा, आपके पीछे परा। जैसे कहा जाए जय। जय,
तो जय तो है, लेकिन इसमें जो अगर परा जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पराजय। जय पराजय, यानी जय पराजय। जय में जो है उपसर्ग आपका क्या है, परा। क्या है आपका, परा। क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा, इसमें आपका परा हो जाएगा। और जैसे परा में कुछ है आपके, जैसे पराधीन हो गया आपका, क्या हो गया, पराधीन। पराधीन हो गया आपका। पराधीन के बाद जैसे आपका हो गया इसमें और परामर्श। परामर्श, परामर्श, तो ये हो गए आपके परा। परा उपसर्ग के हो गए। इसके बाद कुछ और, ये आप नोट कर लीजिए, हम सब सारे के सारे लिखा देते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। यानी हम सारे के सारे लिखा दे रहे हैं जो भी एग्जाम में आपके टेट में, यूपी टेट में हो या एसएससी जीडी में हो, लेखपाल में हो या आरओ एआरओ में, जहां भी पूछा जाएगा। ये उम्मीद है कि ये 99% जो है, जितना भी हम आपको संस्कृत का बता दे रहे हैं 99% यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे आपसे कहा जाएगा सम, एक है काफी बेहतर है सम, यानी सम। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान। सीधी सी बात, सम का मतलब होता है समान। इसमें कौन कौन से आते हैं, सम। सम जो है ये आधा है, ये वाला, ये वाला। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सम। यानी ये जो बिंदी है ये माँ वाली बिंदी है। ये देखिए यहाँ पे हालत मैंने लगा रखा है, तो ये क्या है, सम। सम जो है ये आधा वाला है, माँ वाला है। ठीक। सम हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। जैसे आपसे कहा जाए संसार, संसार, संसार। संसार में आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो संसार में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये वाला लगाइएगा। अगर मान लो ऑप्शन में आपको ऐसे दे दे सम या सा, तो आप ये इसमें मत लगाइएगा, इसमें लगाइएगा, सम में लगाइएगा। ठीक है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दे दे। जैसे संसार हो गया आपका, संहारक हो गया आपका, संहारक हो गया आपका, संहारक हो गया। संहारक के बाद जैसे संगठन हो गया आपका। जितने भी बिंदी वाले आएंगे याद रखिएगा, उसमें सम उपसर्ग होगा। जितने भी सा के ऊपर बिंदी होगा, ये बात एक ही है, चाहे आप ये सम बोलिए या ये बिंदी वाला सा जो होता है। अगर ऐसे लग के आएंगे समझ जाइए उसमें सम जो है उपसर्ग लग के आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी उपसर्ग हैं वो समाप्त हो गए हैं, आपके जो भी उपसर्ग हैं वो समाप्त हो गए। यहीं से आपसे पूछा जाएगा। तो उपसर्ग पहचानना काफी आसान है। जब मैं उपसर्ग का प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगा, जब भी मैं प्रश्न करवाऊंगा, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिर्फ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे, उसका हल करेंगे। ठीक। तो वहां पे आपका ये उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बचेगा आपका एक और चैप्टर प्रत्यय। प्रत्यय के बाद फिर एक दो चैप्टर और बचेंगे हम उस पे। ये है कि आपका जो भी एग्जाम है, आपके एग्जाम के पहले पहले आपकी हिंदी समाप्त हो जाएंगी। और ये YouTube चैनल पे, हालांकि जहां तक मैं जानता हूं, अभी तक किसी ने फुल सिलेबस फ्री में नहीं कराया। फुल सिलेबस फ्री में किसी भी ने नहीं कराया। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में करा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में करा रहा हूँ। तो आपका भी ये अधिकार बनता है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, जो आपके घर परिवार में मान लो आपके भाई बहन जो नहीं जा सकते, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको हिंदी की जरूरत पड़ती है, आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ जाए कि हाँ आप लोग देखते हैं इसलिए हम मेहनत करते हैं। नहीं तो हमारी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है जब आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करेंगे, लाइक ही नहीं करेंगे। हाँ, तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारे वीडियो को कुछ ना करिए तो आप अपने स्टेटस पे ही 10 मिनट के लिए लगा लीजिए, मात्र 10 मिनट के लिए लगा लीजिए। हम आपको पूरी फ्री क्लास देंगे इसकी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस वो भी वीडियो सारे बन गए हैं। बस थोड़ा से अपलोड होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड हो रहा है। अब नेट की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं,
जल्द ही आपकी समस्या को, जो आपको बताया गया है, जो आपसे प्रॉमिस किया गया है, वो मैथ के भी वीडियो आपको संजीव सर के आपको मिल जाया करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।